संविधान के मूल्यों को जाने, माने और जिएं। मजदूर और संविधान। इस पर एक समग्र दृष्टि बनाने के लिए श्याग भाई और जमुना जी द्वारा एक दस्तावेज तैयार किया गया है। उसी दस्तावेज का यह ऑडियो वर्जन है। हम सभी ने पहली संविधान संवादशाला में संविधान और मजदूर थीम से परिचित हुए थे। प्रवासी मजदूरों से जुड़े अधिकार व उनके जीवन स्थिति पर समझ बनाने की हमने शुरुआत की थी। इस संवादशाला में हम संविधान और मजदूर थीम पर समग्र सोच व दृष्टिकोण बनाएंगे। इसके लिए हम अपनी सोच, नजरिए, विजन इन सब के बनने और बनाने की 3 पद्धतियों का उपयोग करेंगे। पहला, किसी भी पूरे मुद्दे को समझने के लिए, उसकी पूरी सच्चाई को सामने लाने के लिए हमें तर्कपूर्ण सवाल, तथ्यों व साक्ष्य, फैक्ट एंड एविडेंस के आधार पर विवेकपूर्ण तरीके से उसको सोचना, विचारना, अपनाना, इसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। दूसरा, जटिल मुद्दे अर्थात जिन्हें समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, उससे जुड़े विभिन्न हितधारकों को एवं उनके हितों को एक साथ जोड़कर संपूर्णता में देखना व उसको समझना, सभी के हितों में संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखना और संवाद की प्रक्रिया द्वारा संतुलन बनाना, इसे हम व्यवस्थागत सोच, अंग्रेजी में सिस्टमिक थिंकिंग कहते हैं। तीसरा, पहली नजर में 2 तरह की कहानियों में आपसी मितभाषी अर्थात झूठी, विरोधाभासी दिखने वाली दृष्टि को एक तरफा ना देखकर हमें उसे संपूर्णता में पकड़ने की आवश्यकता होती है, जिसे अंग्रेजी में होल्ड द होल कहते हैं। इस प्रकार के नजरिए को पैराडॉक्स अर्थात विरोधाभास कहते हैं। इन तीनों बिंदुओं को समझने के लिए हम उस चित्र पर गौर कर सकते हैं जिसमें एक बड़ा सा हाथी होता है और कुछ व्यक्ति अपनी आंखों में पट्टी बांधकर उसे देखने की कोशिश करते हैं और वह स्पर्श करते हैं तो किसी को वह हाथी सांप की तरह, तो किसी को वो वृक्ष की तरह, तो किसी को कुछ और प्रतीत होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मजदूर व संविधान के मुद्दों को समग्रता से देखने व समझने के लिए 3 दृष्टिकोण से इसे परखते हैं। पहला, मजदूर को संवैधानिक व कानूनी चश्मे से देखना व समझना। दूसरा, मजदूर को कारोबार व अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखना व समझना। तीसरा, मजदूर को हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं व धारणाओं की नजर से देखना। यह तीनों दृष्टिकोण को ऊपर लिखे सोच विचार करने की 3 पद्धतियों द्वारा समझकर हम समग्र दृष्टि या विजन बनाएंगे। इस प्रक्रिया से हम सभी फेलो मिलजुल कर काम करने के रास्ते तैयार करेंगे। पहला,
मजदूर, संविधान और कानून। मजदूर पहले देश का नागरिक है, यानी नागरिकता हम सब की साझी पहचान है। अंग्रेजी में शेयर्ड आइडेंटिटी, अर्थात किसी आम नागरिक की जो पहचान है वही पहचान किसी मजदूर की भी है। अतः मजदूरों को नागरिक के सभी मूल्य अधिकार, कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, जिस प्रकार किसी अन्य नागरिक को प्राप्त हैं। इसके साथ साथ मजदूरों के लिए कुछ अधिकार व कानून भी हैं, जिससे उनका गरिमामय जीवन बना रहे। मजदूरों के ये सभी अधिकार सुरक्षित रहें, न्याय मिले, यह देखना राज्य अर्थात कानून बनाने वाले, कानून लागू करने वाले, अधिकार व कानून अनुसार न होने पर न्याय करने वाले, जैसे विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका, इन सभी की यह जिम्मेदारी होती है। इसके साथ हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वह अन्य नागरिक चाहे कोई भी हो, इसमें मजदूर भी शामिल है, इन सभी के साथ समतामूलक व्यवहार करे, किसी तरह का शोषण व अन्याय ना करे। और इसी सबको स्पष्टता से प्रदर्शित करने का कार्य हमारे संविधान में दी गई प्रस्तावना उद्देशिका के कुछ शब्दों से हम समझ सकते हैं। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसी के साथ कुछ अधिकार, मूल्य अधिकार, समता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 से 16, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। इन सभी को और दूसरे तरीके से समझने के लिए यहाँ पे एक चित्र प्रदर्शित किया गया है, जिसमें विधि के समक्ष सभी को समान बताया गया है। जिसमें एक चित्र जिसमें तराजू समान रूप से नजर आता है और प्रदर्शित करता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं और उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी विद्यमान है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 38, 39, 41, 43A और 46 यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य के नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखाता है। संविधान की उद्देशिका व ऊपर दिए गए सभी अनुच्छेदों के कारण हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है। आगे हम मजदूर की स्थिति को समझने के लिए हमारे सामने कुछ प्रश्न विद्यमान हैं। मजदूर संबंधित अधिकारों की स्थिति विशेषकर असंगठित क्षेत्रों के लिए कैसी है? किस तरह के कानून बने हैं? क्या यह कानून पर्याप्त हैं? इन अधिकारों व कानूनों का क्रियान्वयन कितना हुआ है या होता है तथा मजदूरों के जीवन में क्या व कितना प्रभाव दिखता है? यह सभी प्रश्न हमारे सामने खड़े हुए हैं। इससे जुड़े कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। श्रमिकों का वेतन, कल्याण, सुरक्षा, व्यापार, औद्योगिक विवाद, श्रम विवाद, संविधान की 7वीं अनुसूची भाग 3 के बिंदु क्रमांक
21, 22, 23 और 24 में समवर्ती सूची में शामिल हैं। अगला बिंदु, असंगठित क्षेत्र के कामगार, उनके वेतन, मजदूरी राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। इस पर कानून राज्य सरकार बनाती है। तीसरा बिंदु, संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अनेक कानून बने हैं और इसके लिए अलग से जानकारी भी दी गई है। यह कानून हमारे देश व दुनिया में लंबे संघर्ष के कारण बने हैं। इसमें आजादी का आंदोलन, संविधान सभा में चर्चाएं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ व अन्य अनेक की मेहनत से यह सभी कानून एक लंबे अरसे के बाद बन पाए थे। अगला बिंदु, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 संसद द्वारा बनाया गया कानून, अंग्रेजी में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। अगला बिंदु, सामाजिक सुरक्षा कोड 2019, अंग्रेजी में सोशल सिक्योरिटी कोड 2019। अगला बिंदु, विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए मजदूर संबंधित फैसले। इस दस्तावेज का अगला बिंदु कोविड महामारी से जुड़ा हुआ है। कोविड महामारी के बहाने श्रम कानूनों में सुधार या बदलाव, पिछले दिनों कई राज्यों ने इन सभी श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं। यह सभी बदलाव अर्थतंत्र को मजबूत करने के नाम पर किए गए हैं। अर्थतंत्र, जहां से इसका सीधा संबंध इकोनॉमी से देखा जा रहा है। इसमें कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। काम के घंटे बढ़े हैं, अर्थात अब ज्यादा समय तक काम करना होगा। दूसरा, न्यूनतम मजदूरी। तीसरा, काम पर रखने व निकालने की नीति। अगला बिंदु है एक सवाल जिस पर हमें विचार करना व ध्यान देना है। यह बिंदु एक तरीके से हम सभी के सामने एक प्रश्न खड़ा करता है। यह बिंदु इस प्रकार है, क्या महिलाओं संबंधित मुद्दे केवल महिलाओं के ही मुद्दे हैं या फिर पूरे समाज के? अगला, क्या इन मुद्दों पर केवल महिलाएं ही जूझती रहें, काम करती रहें, या किन्हीं अन्य लोगों की भी यह जिम्मेदारी है? अगला बिंदु है, क्या जातिगत भेदभाव केवल अनुसूचित जाति का मुद्दा या पूरे समाज का मुद्दा? प्रश्न चिन्ह। क्या इन मुद्दों पर केवल अनुसूचित जाति के ही लोग जूझते रहें? प्रश्न चिन्ह। अगला बिंदु, इसी तरह हम सभी मुद्दों को व्यापक दृष्टि व नागरिकता के चश्मे से देखें। अगला बिंदु, क्या श्रमिकों का मुद्दा केवल श्रमिकों का ही है? प्रश्न चिन्ह। क्या असंगठित क्षेत्र के मजदूर, बंधुआ मजदूर, मैला ढोने के काम में लगे लोग, बाल मजदूर आदि केवल इन संबंधित लोगों का मुद्दा है? प्रश्न चिन्ह। या यह मुद्दे पूरे समाज का मुद्दा है? अगला बिंदु, समता मूलक, भेदभाव रहित, शोषण मुक्त परिवार व राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना
हम भारत के लोग की व्यक्तिगत एवं सामूहिक जिम्मेदारी है। सही नागरिकता का बोध है, अतः मजदूर संविधान व नागरिकता को समग्रता की दृष्टि से देखने, उसे समझने व काम करने के नए तरीके बनाना या हमारे रोजाना की दिनचर्या का हिस्सा बनना है। आगे हम अभी की स्थिति का संदर्भ देखेंगे, अर्थात वर्तमान स्थिति का। कोविड-19 ने देश व समाज में जाति, वर्ग, अमीरी, गरीबी, जेंडर आधारित व्यवस्था की सत्ता की गैर बराबरी व असंतुलन को सामाजिक तौर पर सबके सामने ला दिया है। यह गैर बराबरी पहले से ही थी, परंतु अब यह रिश्ते व प्रक्रियाएं खुले तौर पर दिखने लगी हैं। अब किसी से यह छुपी नहीं है। मजदूर लंबे समय से अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, पर अब इनकी दिक्कतें व जरूरतें सबके सामने आ गई हैं और अब यह पूर्ण रूप से सार्वजनिक हो गई हैं। इस बात पर तो आम सहमति दिखती है कि मजदूर और मजदूरों से संबंधित मुद्दों में सुधार की जरूरत है, लेकिन सुधार का अर्थ इस मुद्दे से जुड़े विभिन्न हितधारकों के लिए अलग अलग है। वर्तमान या मौजूदा स्थिति को समझने के लिए हमें विभिन्न हितधारकों के हित जानना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ यह समझना भी जरूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। अर्थव्यवस्था एक जटिल व्यवस्था है तथा मजदूरों की स्थिति को समझना भी उतना ही जटिल है। इस सत्र में हम इन जटिलताओं को विभिन्न दृष्टिकोणों अर्थात चश्मों से समझने की कोशिश करेंगे। इससे हमें समग्र दृष्टिकोण बनाने में मदद मिलेगी। यदि हमें सामाजिक, आर्थिक न्याय, सामाजिक रूपांतरण, अंग्रेजी में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन माने समाज में बुनियादी बदलाव के काम को आगे बढ़ाना है, तो इस तरह का नजरिया बहुत ही आवश्यक और जरूरी है। हम मजदूरों की स्थिति, इससे जुड़ी जटिलताओं को समझने के लिए, इससे जुड़े विभिन्न हितधारकों व उनके हितों को जानने के लिए व्यवस्थागत सोच का उपयोग भी करेंगे। हमारी अगली हेडिंग है व्यवस्थागत सोचने के तरीके। व्यवस्थागत सोच माने पूरी सच्चाई व समग्रता से देखना, समझने की क्षमता। उदाहरण हमारा शरीर व्यवस्थागत सोच का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। व्यवस्था में कई अलग अलग हिस्से होते हैं, वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, प्रभावित होते हैं। सभी हिस्से मिलकर आपसी तालमेल से काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर एक जटिल तंत्र है। शरीर में कई अलग अलग उपतंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र, सांस लेने का तंत्र, खून संचार का तंत्र इत्यादि इत्यादि। शरीर के सभी अंग उपतंत्र आपस में जुड़े हुए हैं, तालमेल से काम करते हैं ये। यदि शरीर के किसी एक अंग में कोई गड़बड़ी या फिर दिक्कत हो जाए तो उसका पूरे शरीर पर असर दिखने लगता है। अतः शरीर को स्वस्थ व कार्यशील रखने के लिए हमें सभी अंगों का ध्यान रखना व सभी अंगों का स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। इसको समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। यह उदाहरण कार का है।
कार का इंजन, गियर, स्टीयरिंग, ब्रेक, टायर, यह सब अनेक हिस्से हैं। इन सभी के समूह व आपसी तालमेल से ही तो कार चलती है। इस तरह मजदूर को मुद्दा अर्थात मजदूरों को मुद्दा बनाए गए व्यापक व जटिल सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था तंत्र का हिस्सा है। मजदूरों के गरिमामय जीवन, कारोबारियों, उद्योगपतियों के हित, देश का आर्थिक विकास, सरकार द्वारा तैयार की गई नीतियां, राज्य द्वारा बनाए गए कानून, समतामूलक समाज का सपना, इन सभी घटकों को एक साथ तालमेल करने से बुनियादी बदलाव संविधान, मूल्यों व सिद्धांतों के अनुसार हो पाएंगे। अतः श्रमिकों से जुड़े सभी घटकों को साथ आकर संवाद करना, आगे बढ़ने के रास्ते बनाना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। अतः जटिल व्यवस्थाओं में व्यवस्था के विभिन्न हितधारकों को एक दूसरे पर दोष न देकर मिलकर संवाद करना, द्वंद्वों को जीत जीत के तरीके से हल करना, अर्थात हार जीत के तरीके से नहीं करना। कारोबारी, मजदूरों व देश की अर्थव्यवस्था सभी को उचित व न्यायपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता इन सबके सामूहिक प्रयासों से ही हो सकता है। यह सहसृजन का एक ऐसा काम है जिसमें सभी घटकों को अपने अपने बने पहले के पूर्वाग्रहों, दृष्टिकोणों से बाहर आना होगा। यह मुश्किल व जटिल काम है, अतः बिना व्यवस्थागत सोच के नहीं हो पाएगा। यह व्यवस्थागत सोच केवल अलग अलग हिस्सों को साथ लाना भर नहीं है। यह एक नजरिया है जो समस्याओं को हल करने का, नया रास्ता दिखाने का, तंत्र व्यवस्था को संपूर्णता में देखने, इस नजरिए में हमें प्रतिक्रियाओं से निकलकर सक्रिय व सृजनात्मक शैली अपनाना होगा। समस्याओं के दुष्चक्र को हमें गुणी चक्र में बदलना होगा। मतलब जहां समस्या है वहां हमें हल ढूंढना होगा। यह गैर तंत्रात्मक या नॉन सिस्टमिक नजरिए से नहीं हो पाएगा। अर्थात इसके लिए हमें व्यवस्थागत सोच के तरीके से कार्य करना होगा। इसको समझने के लिए आप एक और चित्र को ध्यान में ला सकते हैं जिसमें एक सेब का वृक्ष है और दो बच्चे उस वृक्ष में से सेब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और कैसे वो अलग अलग साधनों का उपयोग करते हैं और फल प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह आप उस चित्र में देखकर समझ सकते हैं कि कैसे सिस्टमिक चेंज किया जा सकता है। यह चित्र आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी उपलब्ध है। अगला पॉइंट है मजदूर और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक जटिल व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था कोई एक रूप में दिखने वाली चीज नहीं है। अर्थव्यवस्था के अनेक आयाम हैं। देश में पैसा, धन, संपदा, संपत्ति कैसे बनती है, धन कहां से आता है, प्रश्न चिन्ह। देश की व्यवस्था कैसे विकसित होती है, प्रश्न चिन्ह। कैसे चलती है, इसे चलाने वाले कौन कौन से घटक होते हैं, प्रश्न चिन्ह। यह कौन तय करता है,
कि कब कितने नोट छपने हैं? प्रश्न चिन्ह। अर्थव्यवस्था बनने व चलाने में मेहनतकश लोगों की मेहनत का कितना योगदान है? प्रश्न चिन्ह। यह विचार नहीं है कि हमें सभी सवालों के जवाब देने हैं। यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था कितनी जटिल है। इससे जुड़े बहुत सारे गतिशील सक्रिय घटक हैं जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करके कैसे एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। मजदूर व श्रमजीवी का परिदृश्य या तस्वीर। मजदूरों को समझना काफी जटिल है। इनमें एक रूपता नहीं है। मजदूर कैसे संगठित क्षेत्र के मजदूर, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, मजदूर संगठन अर्थात ट्रेड यूनियन से जुड़े मजदूर, ठेकेदार के साथ अनुबंध पर काम करने वाले मजदूर, बंधुआ मजदूर आदि। हमारे देश में संगठित क्षेत्र में 10% से कम श्रमिक काम करते हैं, अर्थात असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 90% से ज्यादा है। आइए अब संगठित और असंगठित क्षेत्र को देखें। पहला, संगठित क्षेत्र। उद्यम अथवा काम सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, अर्थात जो भी काम संगठित क्षेत्र में होते हैं उसमें काम सरकार के द्वारा पंजीकृत तरीकों से होता है और उन्हें कानून व सरकारी नियमों का पालन करना होता है। इसमें न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे, छुट्टियां, भविष्य निधि, सेवानिवृत्त होने पर पेंशन इत्यादि यह सारी सुविधाएं शामिल होती हैं। वहीं इसके दूसरे साइड असंगठित क्षेत्र, ऐसे कार्य जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। छोटी इकाइयां जो सामान्यतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, जिस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इस क्षेत्र के लिए नियम तो होते हैं परंतु उनका पालन नहीं होता है। असंगठित क्षेत्र मजदूरों में कौन कौन आते हैं? कुछ उदाहरण के माध्यमों से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। खेती में काम करने वाले, पशुपालन करने वाले, हमाली करने वाले, चमड़े का काम करने वाले, बुनकर, कारीगर, मकान बनाने वाले या सेवाएं देने वाले, घरों में काम करने वाले जैसे फल बेचने वाले इत्यादि इत्यादि। इसके साथ ही बाल काटने वाले, सफाई करने वाले, बंधुआ मजदूर, प्रवासी मजदूर, अनियमित मजदूर, यह सभी असंगठित क्षेत्र में आने वाले मजदूर हैं या उनसे जुड़े कार्य हैं। असंगठित क्षेत्र के काम का देश की जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश की आर्थिक सेहत मापने का पैमाना में कितना योगदान है? मजदूर व काम देने वाला, नौकरी पर रखने वाला, इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कौन कौन हितधारक हैं? वे कौन कौन से संदर्भ हैं जिसमें अर्थव्यवस्था चलती है, काम करती है? कानून और नियंत्रण, शिक्षा तंत्र व्यवस्था, रोजगार का ढांचा व पैटर्न जिसमें शहरी और ग्रामीण, जनसांख्यिकीय
देश व दुनिया की और निवेश। अभी जो श्रम कानूनों में बदलाव किए गए हैं, इन सभी बदलावों की जरूरत क्यों महसूस हुई या फिर इन बदलावों की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले हमें समझना जरूरी है कि यह किसकी जरूरत है। उद्योग, सरकार, श्रमिक, क्या इससे अर्थव्यवस्था बेहतर होगी? इसके पीछे क्या तर्क व आंकड़े हैं? क्या इन बदलावों से देश में निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, गरीबी कम होगी? इन बदलावों को उद्योग, नियोक्ता, मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार आर्थिक नीति, उद्योग नीति, कृषि नीति, श्रम नीति आदि कानून बनाती है तो उसे सभी हितधारकों के हित व पक्ष को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है और साथ ही रखना भी चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखें, श्रम नीति, श्रम कानून बनाते समय उद्योगपति, कारोबारी, व्यापारी, मजदूर, देश में निवेश करने वाले इत्यादि सामान्यतः इन हितों मांगों के बीच प्रतिस्पर्धा व टकराव होती है। सरकार व्यापार करने को आसपास या आसान बनाने के लिए व्यापार में आने वाली बाधाओं को हटाना चाहती है ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा कारोबारी आए, अपने कारोबार के जरिए लोगों को रोजगार मिले तथा देश की आमदनी बढ़े। कारोबारी चाहते हैं कि उनका उत्पादन या सेवा सस्ती हो ताकि दुनिया की बाजारों की प्रतियोगिता में टिके रह सकें। कारोबारी अपनी लागत कम करने के लिए सस्ता श्रम चाहता है। मजदूर को वेतन सुविधाएं कम देकर यह करना बहुत ही आसान है क्योंकि हमारे देश में लोग ज्यादा हैं तथा इनकी मांग कम है। मजदूर लगातार बदलती टेक्नोलॉजी के कारण कारोबारी को कुशल व शिक्षित कामगार चाहिए। ताकि कारोबारी को श्रमिकों के कौशल बढ़ाने पर खर्च ना करना पड़े या फिर उन्हें बहुत ही कम खर्चा करना पड़े। श्रमिकों की आवाज, संवाद व नेगोशिएशन की शक्ति क्षमता कितनी है? इस दस्तावेज में एक चित्र जिसमें तराजू बना हुआ है, जिसमें एक तरफ कुछ कारोबारी तथा एक तरफ बहुत सारे लोग उस तराजू में हैं। यह चित्र कामगार व कारोबारी के बीच के संतुलन की स्थिति को बताने के लिए काफी कारगर महसूस होता है। कामगार व व्यापारी के बीच रिश्तों में तनाव बना रहता है। सरकारी नीतियों व कानूनों में संतुलन कैसे बने? अभी झुकाव किस तरफ ज्यादा है? अभी जो श्रम कानून में सुधार के नाम जो बदलाव किए गए हैं, इस पर अर्थव्यवस्था के जानकार, अर्थशास्त्री व उद्योगपतियों के बीच में कई तरह के विचार व मत हैं। अतः यह बहुत जटिल मुद्दा है। इसकी जटिलता को समझने व
इस पर पकड़ बनाने के लिए हमें कई स्तर पर काम करना होगा। इस विवरण को व्यवस्थागत सोच के फ्रेमवर्क से जोड़ना या जोड़कर देखना होगा। जटिल व्यवस्थाओं को व्यवस्थागत सोच से ही समझा व इस पर पकड़ बनाई जा सकती है। व्यवस्थागत सोच के लिए मार्गदर्शी मूल्य व सिद्धांत हमें संवैधानिक मूल्यों से ही आना चाहिए या फिर आने की प्रक्रिया होनी चाहिए। आगे हम श्रम कानून सुधार पर नजर करेंगे। श्रम कानून में क्या सुधार किया गया है या किया जा रहा है? इन सुधारों के पीछे क्या तर्क है, क्या लाभ है? इन सुधारों से क्या परिणाम हासिल करना चाहते हैं? इस चर्चा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क, विवेचनात्मक व इससे जुड़े सवालों से जोड़ना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नजरिया या चश्मा कह सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 का में नागरिकों के मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अनुच्छेद 51 का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। यह हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी, मूलभूत कर्तव्य है। जानने समझने की जिज्ञासा, प्रश्न करना, पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए तथ्यों व साक्ष्य, फैक्ट एंड एविडेंस का होना, इसकी मांग करना। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि सदियों से होता आया है, परंपरा है या सुनने में आई है, इसलिए मत मानो कि किसी धर्मशास्त्र ग्रंथ में लिखा हुआ है या ज्यादातर लोग मानते हैं। किसी धर्मगुरु, आचार्य, ज्योतिषी की बात को आंख मूंद कर मत मान लेना। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लेना कि वह तुमसे बड़ा है या आदरणीय व्यक्ति कह रहा है, बल्कि हर पहले बुद्धि, तर्क, विवेक व चिंतन की कसौटी पर तोलना, कसना, और यदि यह बात स्वयं के लिए, समाज के लिए व संपूर्ण मानव के कल्याण के हित में लगे तो फिर इसे माना जा सकता है। यहां पर गौतम बुद्ध द्वारा वर्णित पंक्ति लिखी हुई है, अपने दीपक स्वयं बनो। अगली साइड हेडिंग है स्वयं पर काम करना। मेरी वे धारणाएं, मान्यताएं जो पूरे तथ्यों व साक्ष्य की कसौटी पर खरी नहीं है, पहचानना, उन्हें बदलने के लिए खुद पर काम करना। मेरे अंधविश्वास, मेरे ऐसे विश्वास जिनमें प्रमाणित नहीं किया जा सकता, पहचानना और उन पर काम करना। मेरी भेदभाव करने वाली, नफरत फैलाने वाली, लोगों व समुदायों में दूरी बढ़ने वाली धारणाएं। इस पर काम करना। इस तरह अपने परिवार, समुदाय, कारोबारी, सरकारी तंत्र की धारणाओं को जानना, परखना, उन पर मिलकर बदलाव का काम करना। अतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोचने व काम करने का तरीका है जो तर्क व तथ्यों पर आधारित होता है। वर्तमान में कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी धारणाएं, विश्वास ब्रैकेट में अंधविश्वास जो तथ्यों की कसौटी पर खरे नहीं हैं।
मेरे अंदर, मेरे परिवार में, समुदाय में ऐसी धारणाएं जानना, समझना, तथ्यों, तर्कों व संवाद के जरिए बदलाव, उन पर सकारात्मक भावनाओं के साथ काम करना, मजदूरों संबंधित विशेषकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह धारणाएं जो संवैधानिक मूल्यों व तथ्यों की कसौटी पर खरे नहीं हैं, उन पर काम करना, खुद से शुरू करते हुए परिवार व समुदाय में पहुंचना। विभिन्न हितधारक, प्रत्येक के हित व उनके द्वारा बनाई जाने वाली कहानियां। इस थीम से जुड़े विभिन्न हितधारक कौन कौन हैं? प्रत्येक हितधारक के हित क्या क्या हैं? क्या सभी हितधारकों की सत्ता तक पहुंच व उनका प्रभाव एक जैसा है? विभिन्न हितधारकों द्वारा बनाई गई कहानियों की पहुंच व प्रभाव विभिन्न जाति व वर्ग व जेंडर पर कैसा पड़ता है? विभिन्न हितों को संतुलन कैसे होता है? राज्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की क्या भूमिका है? इस जटिल व्यवस्था में जब विभिन्न तरह की कहानियां सामने आती हैं जो कि बहुत बार विरोधी दिखती है, ऐसी स्थिति में क्या करें? इस चर्चा को पैराडॉक्स से जोड़कर देखें। किसी भी जटिल मुद्दे को यहाँ या वहाँ बाइनरी के चश्मे से ना देखते हुए उसे संपूर्णता से पकड़ने या देखने की आवश्यकता होती है। पैराडॉक्स जो पहली नजर में देखने से मितभाषी, झूठी या विरोधाभासी लगती है, सामान्यतः हमारा सोचने का तरीका या करें या वह करें, दोनों में से एक कौन सा करें का रहता है। उदाहरण के तौर पर अभी कोविड-19 अर्थात कोरोना के संदर्भ में जीवन व जीविका, जान व जहान, आरोग्य सेतु ऐप व हमारा निजता का अधिकार, लॉकडाउन व प्रवासी मजदूरों को अपने घर जाने का अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य व लोकतांत्रिक अधिकार। सामान्यतः दो लक्ष्य अलग अलग लगते हैं। दोनों अपनी तरह की कहानियां बनाते हैं जो विरोधाभासी लगती है। हम एक तरफा कहानी में फंस जाते हैं। एक तरफा कहानी पूरी सच्चाई को सामने नहीं ला सकती। यदि हम समस्या को एक रेखीय देखते हैं तो इससे दिक्कत है। जैसे काम का दबाव व अपना स्वास्थ्य। क्या यह विरोधाभासी है? कोविड-19 के समय मजदूरों के हित व देश की अर्थव्यवस्था, कारोबार के हित को एक दूसरे के विपरीत देखने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन इस पैराडॉक्स अर्थात विरोधाभास को अजीम प्रेम जी, हमारे देश के जाने माने कारोबारी ने कहा, संकट की इस घड़ी में श्रमिकों व कारोबार के हित एक दूसरे से और ज्यादा जुड़े हैं। हमारे दिमाग में दो तरह की कहानियां एक साथ रखना मुश्किल है। कहानी व वास्तविकता और हकीकत। कहानियां असलियत को छोड़कर आगे निकल जाती है, वास्तविकता पीछे छूट जाती है। यह कहानी सच्ची लगने लगती है। अतः हमें कहानी व सच्चाई को एक साथ पकड़ना है।
श्रमिकों का हित व कारोबार का हित दोनों एक साथ रखने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर गाइडलाइंस, नीति व कानून की रूपरेखा बनाने के तरफ बढ़ना होगा। दोनों में से यह नहीं वह नहीं, संपूर्णता की पकड़ बनानी होगी। यह सब हितधारक अपना अपना नजरिया व फितूर लेकर आते हैं। जब हम कई तरह के फितूर सुनते हैं, उस पर संवाद करते हैं, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में लगते हैं, तब जाके कहीं रास्ता निकलता है। इसे सहस्रजन कहते हैं। सभी अभी सामान्यता एक तरफा कहानी लेकर चलने की परंपरा है। इसमें केवल एक तरफा बात होती है। हमें सहस्रजन द्वारा नई कहानियां गढ़नी है। अतः हमें अपने सोचने व काम करने के तरीकों में विरोधाभासी लगने वाले पहलुओं को एक साथ पकड़ना सीखना। अभी हर बात का उत्तर मिले यह जरूरी नहीं। हम गहरे सवाल बनाएं, पैराडॉक्स की दोनों बिंदुओं की परतें खोल सकें, इस पर सहज संवाद कर सकें, तो रास्ता बनता जाएगा। अगली हेडिंग है मजदूर श्रम कानून व हमारा सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना व उसके विभिन्न पहलू। हमारी सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था व पुरुष प्रधान व्यवस्था आधारित रहा है। अभी भी बुनियादी बदलाव नहीं हुए हैं। यह बदलाव की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। देश के अधिकांश आर्थिक संसाधनों, जमीन, व्यापार, पूंजी इत्यादि पर किनका मालिकाना हक है? प्रश्न चिन्ह। देश की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं व अन्य पिछड़ा वर्गों व गरीबों के पास कितने संसाधन हैं? प्रश्न चिन्ह। इस कारण शरीर से मेहनत करने वाले कामों व लोगों को कमतर माना गया है। उनकी गरिमा, सामाजिक दर्जा व मेहनत की कीमत कम आंकी जाती है। कामगार श्रमिकों में कौन किस सेक्टर में काम करते हैं? असंगठित क्षेत्र में ज्यादातर काम करने वाले लोग कौन हैं? वे समाज के किन वर्ग से आते हैं? SC, ST, भूमिहीन, गरीब, महिला व बच्चे शामिल हैं। संगठित क्षेत्र के काम करने वाले अधिकांश लोग कौन हैं? व्यवसायी, प्रबंधन, ज्यादा कमाई करने के पेशे में काम करने वाले कौन हैं? उद्योगों, कारखानों, सेवा देने वाली कंपनियां इत्यादि में शारीरिक मेहनत करने वाले लोग कौन हैं? अतः जब तक हमारे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं, व्यवहारों में आदर्श व मापदंड में मेहनत करने वाला का सम्मान, सामाजिक दर्जा, मेहनत का उचित वेतन जैसे मूल्य समाहित नहीं होंगे, तब तक केवल कानून से श्रमिकों का विशेषाधिकार, जब तक केवल कानून से श्रमिकों का विशेषकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की जीवन स्थिति में बड़ा बदलाव आना या ला पाना मुश्किल होगा। हमें बार बार इस बात पर संवाद करना है कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा संवैधानिक मूल्यों व सिद्धांतों के अनुसार चले, आगे बढ़े। इन मूल्यों पर मैं, मेरा परिवार, हमारा समुदाय, कारोबार व देश चले, इसके लिए व्यक्तिगत व सामूहिक स्तर पर समझ को व्यापक गहरा करते रहना व काम करते रहना होगा। हमें अपने दृष्टिकोण, सोचने के तरीकों, मान्यताओं, भावनाओं, निर्णय लेने के तरीकों व विभिन्न हितधारकों के
दृष्टिकोणों व सरोकार को जानना, समझना, बार बार अंदर झांक कर देखने की यह संविधान के मूल्यों व सिद्धांतों से कितना मेल खाते हैं, हमें लगातार सीखना, मिलकर काम करना, बदलाव की प्रक्रिया चलानी होगी। साइड हेडिंग समझ से कार्य की ओर बढ़ना। इस फेलोशिप में फेलो होने के नाते आप स्वयं पर काम, परिवार के साथ काम, समुदाय, समाज के साथ काम, अर्थव्यवस्था से जुड़े हितधारकों, कारोबारी के साथ काम, राज्य के साथ काम, और इसके आगे संवैधानिक मूल्यों व सामाजिक मूल्यों के बीच भी एक पैराडॉक्स है, अर्थात विरोधाभास है। इसमें कैसे जुड़ाव बनाएं, हम किस तरह का समाज, किस तरह की अर्थव्यवस्था व किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं, इसके मार्गदर्शी मूल्यों व सिद्धांत तो हम संविधान से ही लेते हैं या फिर लेना चाहिए। आप सभी को, जैसा पहले कहा गया है, कि आप सभी को यह सब करना है। ऐसा नहीं है कि किसी जटिल व्यवस्था को समझकर काम करने की रणनीति बनाने, कार्य योजना बनाने का अनुभव लेना इस फेलोशिप कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। अब आप सीमा जी, अंगारिका जी द्वारा फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनानी है और इसे आप अपने फेलोज के छोटे ग्रुप में अपने साथियों व मेंटर के साथ इन सभी पर संवाद, चर्चा या जानकारी साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।